नमस्कार साथियों। बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं। This is day 19 of Sonam Wangchuk's hunger strike. Doctors have been tracking his health parameters daily. Bollywood celebrated a character associated with Sonam Wangchuk. But where is the support now when his health is... आज हम बहुत ज़्यादा इंट्रो भी नहीं दे सकते क्योंकि ये घटना ही ऐसी है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम फ्रीडम में हैं, मतलब हम ऐसे देश में निवास करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है कि हम कुछ भी बोले, कुछ भी मांग कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। अपने देश का एक तरफ वो साइंटिस्ट जिसकी वजह से हमारे देश के कुछ नेता, जो राजनेता, बड़े नेता हैं, वो कहते हैं ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा भविष्य है, ये हमारे लिए ऐसा करेंगे, और उसी चीज़ का परचम लगाते हैं कि हम चौथे देश बन गए, हम उस लॉबी में आ गए जो कुछ गिने चुने देश हैं कि हम चंद्रमा पे पहुंच जाते हैं, हम सूर्य पे पहुंच जाते हैं, हम मंगल ग्रह पे पहली बार में लैंड करते हैं, चंद्रमा पे साउथ पोल पे हम लैंड कर जाते हैं। वही साइंटिस्ट छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? से लगभग 100 से अधिक साइंटिस्ट छोड़ के दूसरी अदर कंपनीज में जा रहे हैं, और बहुत तो ऐसे जा रहे हैं जो रनिंग प्रोजेक्ट था। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक जी की, एक ऐसा व्यक्तित्व जिस पे जो मूवी बनी 3 इडियट, वो हम लोगों जैसे बहुत सारे न जाने कितने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करेगी कि आपको जीवन में अगर कुछ करना है तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपके पास संसाधन हो ना हो, क्या हो। वो इस तरीके से इंस्पायरिंग स्टोरी रही क्योंकि वो एक हमारे लिए साइंटिस्ट और इंजीनियर होने के बावजूद एक पर्यावरण प्रेमी थे, जो कि एक छोटे से कस्बे से आ रहे थे, लद्दाख, जो कि बहुत ही पिछड़ा माना जाता है। लद्दाख, आप लोगों को पता है कि लद्दाख कहाँ पे है? नहीं पता है तो आगे वीडियो में बताएंगे। वो कभी अमरण अनशन पे बैठते हैं, -12 डिग्री सेल्सियस पे वो बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। उसके बाद वहाँ से उठ के 1900 से 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस पैदल तय करके दिल्ली आते हैं। दिल्ली में हमारी सरकारें क्या करती हैं? उनके स्वागत में उन्हें उठा के जेल डाल देती है। मतलब आप 26/11 का हमला नहीं रोक पाते, आप पुलवामा जैसे अटैक नहीं रोक पाते, आप सैनिकों पे हो रही कार्रवाई नहीं रोक पाते, आप उसको रोक रहे हो जो देश का फ्यूचर है, जो किसी राज्य के भविष्य के बारे में लड़ रहा है, जो अपनी विजन से ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि आज लद्दाख के साथ जो किया जा रहा है या होने वाला है, अगर ऐसे रहा तो आगे चल के लद्दाख बहुत ही गर्त में जाएगा। वो इसलिए नहीं, उसने अपने जीवन में इतना पैसा कमा लिया, इतना नाम शोहरत कमा ली है ना कि उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, तुच्छ नेतागिरी की। लेकिन वो अपने लोग, अपने जो उनकी कम्युनिटी है उनके लिए लड़ना चाहते हैं। 2014 में हमारे यहाँ सरकारें बदलती हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार चलती है जिसको ये कहा जाता है कि सनातन के पक्षधर हैं और हम लोग परिवर्तन के लिए आए हैं। ठीक है, आप आए, जो भी हुआ हम उस पे नहीं जाएंगे। फिर उनके मैनिफेस्टो में ये था कि हम 360 हटा देंगे 35 पे। सबसे पहले समझते हैं कि 370 क्या था, ये 370 क्या था, इस पे सबसे पहले समझते। 370 और 35A, देखिए ना तो 370 पूरी तरीके से हटा, ना ही 35A था, ना ही वो हटा है, ये समझने की बात है। हाँ, उसके कुछ क्लॉज को हटा दिया गया जो पूरे जम्मू कश्मीर को बहुत सारे राइट्स देते थे, मतलब उसको एक स्पेशल राज्य का दर्जा देते थे और स्पेशल देते, जिससे जम्मू कश्मीर एक अपना अलग फ्लैग जल रखता था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने, बहुत सारी चीज़ों में उन्हें सहूलियत मिलती थी, उसको हटाया गया। ठीक है, आपने 360 हटा दिए, 370 हटा दिए, ये बहुत ही अच्छा किए, सिर्फ अच्छा नहीं बहुत अच्छा कर दिए। 370 हटना समझिए कि हर भारतीयों के लिए गर्व की बात थी, क्योंकि उसी समय से जम्मू कश्मीर, जो कि कभी भारत का अभिन्न अंग था, अब संपूर्ण रूप से भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपने
कश्मीर को अलग किया और लद्दाख को अलग किया, ये भी बहुत अच्छा किया। एक जो लद्दाख सबसे बड़ा यूनियन टेरेटरी बना, अपने दोनों को यूनियन टेरेटरी बनाया, यूटी बनाया, ये भी अच्छा किया। लेकिन आपने ये भी कहा था कि बाद में हम उसको क्या करेंगे, बाद में हम उनको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ठीक है, जो कश्मीर था, कश्मीर में आपने विधानसभा और विधान परिषद को एज इट इज बाद में रन कर दिया, चालू कर दिया। वहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन हुआ, खुद ही चुन के आए, जो भी गठबंधन वगैरह किए, कोई दिक्कत उससे नहीं थी। बस प्रॉब्लम वहाँ पे ये आ रही थी कि जैसे ही आपने यूनियन टेरेटरी में रखा, यूटी में रखा, किसको, लद्दाख को, और अगर लद्दाख को आप यूटी में रख रहे हैं तो यूनियन टेरेटरी में होता ये है कि सारा पावर एलजी के पास होता है। और एलजी कौन होता है आपको बताएं, एलजी एक राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है, वहाँ पे राज्यपाल नहीं होता है, ये बात मानिए। क्योंकि वो कोई अगर राज्य है तो वहाँ पे राज्यपाल होता है, जो यूनियन टेरेटरी है वहाँ पे राज्यपाल नहीं, एलजी होता है, जिसको कौन देता है, केंद्र सरकार से भेजा गया एक व्यक्ति होता है, वो उसको पूरी तरीके से रेगुलेट करता है। अब बात यहीं से आती है कि अगर केंद्र सरकार का भेजा हुआ कोई व्यक्ति है, उसे पूरी तरीके से रेगुलेट करेगा। लद्दाख एक ऐसा एरिया है जो कि माइनस, जैसे माइनस में देखा जाए तो 20 से 25, 40, 45 डिग्री तक माइनस में भी जा सकता है वहाँ का टेम्परेचर। और वहाँ पे पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ग्लेशियर, बहुत सारी विविधताएं हैं। और वहाँ की 80 to 85% जो पॉपुलेशन है वो जनजाति है। बस यहीं से मैटर शुरू होता है, जो जनजाति वर्ड आता है ना, इसी से। तो जो सोनम वांगचुक जी ने कहा, जो बहुत सारे लोगों के आइडियल हैं, उन्होंने यही कहा कि यहाँ की जो जनजाति है, जो प्रजाति है, जो यहाँ पे वृक्ष है, जो यहाँ की नदियाँ हैं, जो यहाँ के ग्लेशियर हैं, ये सारे अगर किसी एक के हाथों में रहेगा, एलजी जो केंद्र सरकार का वो एक तरीके से मुखबिर होगा, यूँ कहें कि केंद्र सरकार का पक्ष रखेगा, तो वो बहुत सारी चीज़ों में इजाज़त दे देगा कि यहाँ माइनिंग करें, यहाँ ऐसा करें, वो करें। उन चीज़ों को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कितना 395, आई थिंक उसको उसमें ऐड करते करते 450 प्लस आर्टिकल हो चुके हैं। लेकिन कुछ अनुसूचियां भी हैं, जिसमें से 12 अनुसूची हैं। जो अनुसूची 6 है, अनुसूची 6 में दिया गया स्पेशल राज्य का दर्जा, जिसमें ये कहा गया कि जनजाति और जो भी मतलब ऐसे क्षेत्र जो जनजातीय बाहुल्य हैं, उनको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। बस इसी बात को लेके उन्होंने कहा कि पहली मांग कि हमें दोबारा से लोकसभा में सिर्फ एक सांसद जाते हैं। लोकसभा का मतलब आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बताता हूँ कि जैसे आप लोग एक विधायक चुनते, एक सांसद चुनते, तो सांसद लद्दाख से सिर्फ अभी एक सांसद जाता है। उन्होंने कहा कम से कम उसको 2 किया जाए, ठीक बात है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमें विधानसभा में भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, मतलब विधानसभा भी हमारे यहाँ हो, हमारा एक विधायक होगा हमारे एरिया का, जिससे हम बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ काम तो करा ही सकते हैं। तो उन्होंने कहा विधानसभा भी हमारे यहाँ रिप्रेजेंट हो। और तीसरा कि हमें अनुसूची 6 के तहत हमें स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। स्पेशल राज्य इसलिए होता है क्योंकि स्पेशल राज्य का दर्जा जब मिल जाता है अनुसूची 6 के तहत, तो वहाँ के लोकल लोगों का, उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, वहाँ की संस्कृति हो गई, वहाँ के कल्चर हो गए, उसमें जो कानून बनाने से लेकर सारी चीज़ों में उनसे परमिशन लेना, उनके बारे में सारी चीज़ों का हस्तक्षेप हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत तो नहीं थी। मैं मानता हूँ अगर ये मांगे पूरी नहीं की जा सकती तो कम से कम उनके द्वारा बैठ के बातचीत तो किया जा सकता था। अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक कॉकरोच जनता पार्टी करके एक ऑनलाइन सोशल मीडिया पे एक पार्टी बनती है। सोचिए भारत की क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को क्लेम करने वाली बीजेपी, उससे भी सिर्फ 3 दिन, यूँ कहें 72 घंटे के अंदर उससे ज़्यादा पब्लिक गैदर कर लेती है। तो मतलब समझिए कि भारत का जो फ्यूचर है वो कहाँ पे जा रहा है। और हमारे मोदी जी हैं, पेट्रोल 100 रुपये पार जा रहा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं,
मन की बात करने आएंगे। उससे पहले उन्हें ये नहीं दिखेगा पेट्रोल 100 के पार है, गैस 1100 के पार है, नहीं दिखेगा। बहुत तो ऐसे हैं जिनका महीने का इनकम ही 1100 रुपये है, उनको कहते हैं कि हम गैस दे दिए फ्री का, ये भी नहीं दिखेगा। भारत का रुपया 100 के पार जाने वाला है डॉलर के मुकाबले। जो FDI था वो पूरी तरीके से निकल चुका है। अभी आप क्या सोच रहे हो कि अगर भारत फॉरेन ट्रिप पे नहीं जाएगा, उससे आप फॉरेन रिजर्व बचा के क्या करोगे, कितना बचा लोगे? मैं कहता हूँ अगर आप बाहर से रेमिटेंशन से लेके या और FDI नहीं लाएंगे तो कहाँ से आप कर पाएंगे? जिसको जाना है वो तो जाएगा। आप भी तो जा रहे हैं ना। जिस दिन आपने हमें बोला कि भारत के लोग तेल कम खाएं, आप लोग बाहर कम जाएं, दूसरे दिन आप गए नहीं। जिसको ज़रूरत है वो जाएगा। और ये FDI क्यों डाउन हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? जब भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बनी तो आप सबसे पहले आए थे बोलने। आज ये नहीं बोलना है कि हम लोग 7वें पे पहुंचने वाले हैं, 6th पे तो दोबारा से आ ही चुके हैं, लेकिन 7वें पे जाने में 2-4 दिन का ही फ़र्क है। सोचिए हम लोगों का क्या डाउनफॉल आ रहा है। बहुत सारी कंपनियां कोलैप्स करने वाली हैं, लेकिन ये बात आप बोलने के लिए पब्लिक में कभी नहीं आएंगे। एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर जो कि दुनिया की नज़रों में या हम लोगों के लिए वो हीरो है, वो अगर कोई बात बोल रहा है आप उसे उठा के जेल में डाल दोगे। अरे यार कम से कम बैठ के सोचो, उससे राय लो कि उसमें क्या सही है, क्या अच्छा किया जा सकता है। इस पर टिप्पणी तो किया जा सकता है कि उसे उठा के जेल में डाल दो। इससे क्या क्या सिद्ध होता है? क्या आप कहते हो कि एक किसी को जंगल राज बताते हो, किसी को कहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन खा गए। 1971 की बात मैं कर रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो आप भी वही कर रहे हो सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी वही कर रहे हो। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, क्या सही है क्या गलत है। इस पर आप लोग कमेंट करके राय दीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है और आगे क्या होना चाहिए। और ये मुहिम आप ज़रूर चलाइए कि सोनम वांगचुक के साथ आई सपोर्ट सोनम वांगचुक सर। और सिर्फ हम ही नहीं, सारे स्टूडेंट, सारे युवा, क्योंकि हम लोग 80 करोड़ से पार हो जाते हैं। अगर सिर्फ युवा की बात किया जाए तो 48 से 50 करोड़ के युवा अपने भारत देश में हैं। तो हम लोग लड़े ना, हम ही लोग तो फ्यूचर हैं। कि जो 80 साल के ऊपर जा रहे हैं वो थोड़ी ना फ्यूचर है। देश हम लोगों को चलाना है, तो हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने DP से लेके अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये सारी चीज़ें अवश्य पोस्ट करें। जय हिंद, जय भारत।